स्वागत है दोस्तों। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों पर बहुत सारे सॉल्यूशन आपने देखे होंगे। कई सारे प्रश्नों के उत्तर सहज रूप से प्राप्त हैं, मिल गए हैं, लेकिन कई सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अनुमानित ढंग से बताए जा रहे हैं और जिन प्रश्नों के उत्तर बताए भी जा रहे हैं उनका प्रामाणिक स्रोत कोई नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके प्रामाणिक स्रोत भी नहीं पता हैं लोगों को, फिर भी उस पर अंदाजन बता रहे हैं और साथ ही हमने यहाँ पर आपको प्रामाणिक ढंग से दिखाने का पूरा प्रयास किया है। हम दिखाएंगे कि कहाँ किस रूप में इस बात को लिखा गया है। तो देखते हैं जो प्रश्न लोगों ने छोड़ दिया है अपनी क्लासेस में या वीडियोस में। वो एक प्रश्न आया था कि मैं आश्वस्त हूँ कि 6वें 7वें दशकों की साहित्यिक सक्रियता की कहानी जब धैर्य और धीरज से समझ और संवेदना के साथ कही जाएगी तो इसका चयन का उसमें उल्लेखनीय स्थान होगा। तो ये प्रसिद्ध साहित्यकार अशोक वाजपेयी की यह टिप्पणी किस पत्र के संदर्भ में है, ये प्रश्न आया हुआ था। इसका उत्तर लोगों ने छोड़ दिया है। बहुत सारी जो क्लासेस में लोगों ने बताया हुआ है कि पहला होगा या दूसरा होगा, तो ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर है हमको लिखो है काह। ये कमलेश अवस्थी जी का जो पत्रों का संकलन है। रामचंद्र तिवारी जी ने इसके विषय में क्या लिखा है, इसका जो प्रामाणिक स्रोत है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, रामचंद्र तिवारी जी ने लिखा है कि हमको लिखो है कहा। ये वहाँ पे देखिए ऑप्शन में कुछ दूसरा नाम दिया हुआ है, आप ध्यान से देखें। हमको लिखो है कहा, ये कमलेश अवस्थी जी का नाम बताया है, ये कमलेश अवस्थी का नहीं है। ये पत्र तो सही है, पत्र का नाम सही है, लेकिन जो उसके पत्र के संकलनकर्ता या जिनके बारे में नाम लिखा है ये गलत बताया हुआ है इसमें। इसका सही उत्तर है देवी शंकर अवस्थी। हमको लिखो है का प्रतिभाशाली समीक्षक देवी शंकर अवस्थी को लिखे गए 241 पत्रों का संकलन है। संकलन संपादन उनकी पत्नी कमलेश अवस्थी ने किया। तो कमलेश अवस्थी ने उसका संपादन किया हुआ है, ठीक है, उनकी पत्नी है। देवी शंकर अवस्थी को लिखे गए पत्रों का संकलन है। तो इसे ध्यान रखिएगा, रामचंद्र तिवारी जी ने लिखा हुआ है। तो हमने आपको दिखाना चाहा कि अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ पे ये बात लिखी हुई है। तो देखिए ये लिखा है अशोक वाजपेयी जी की यह टिप्पणी ध्यान देने योग्य है कि मैं आश्वस्त हूँ कि 6वें 7वें दशकों की साहित्यिक सक्रियता की कहानी जब जतन और धीरज से समझ और संवेदना के साथ कही जाएगी तो इस संचयन का उसमें उचित स्थान होगा। तो देखिए टिप्पणी तो ये है, लेकिन जो प्रश्न पत्र में उद्धृत किया हुआ है वो ऐसा लगता है कि किसी ने एआई का प्रैक्टिकल करना चाहा है कि एआई से किस तरह से प्रश्न पत्र बनाए जा सकते हैं। तो प्रश्न पत्र की टाइपिंग से लेकर के और कथनों में तमाम अशुद्धियाँ भी हैं जिन्हें आपको ध्यान से देख लेना चाहिए। हमने प्रमाण के रूप में रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक का ये अंश दिखाया है जहाँ पर अशोक वाजपेयी जी के कथन को लिखा गया है, ध्यान से देख लें। इसके अलावा एक प्रश्न और है। प्रश्न है कि कथानक में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं अथवा प्रसंग अवश्य हैं, परंतु संपूर्ण कथानक कल्पना के आधार पर उपन्यास है, इतिहास नहीं। यह स्वीकृति किस उपन्यास की भूमिका से उद्धृत है? ऑप्शन में था बाणभट्ट की आत्मकथा, झूठा सच, चित्रलेखा, मानस का हंस। प्रयास नहीं किया गया, तो इसका जो सही उत्तर है वह है झूठा सच। झूठा सच की छोटी सी एक भूमिका है, उसमें ये बात यशपाल जी ने लिखी हुई है। आप ध्यान से इसे देख सकते हैं कि कथानक में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं एवं प्रसंग अवश्य हैं, परंतु संपूर्ण कथानक कल्पना के आधार पर उपन्यास है, इतिहास नहीं। तो यशपाल जी की झूठा सच की ये पंक्तियां हैं, उसमें भूमिका के रूप में उन्होंने जो कुछ बताया हुआ है। तो यहीं से एक बात और आपको ध्यान दे लेना है कि झूठा सच 2 भागों में है। पहला भाग वतन और देश और दूसरा देश का भविष्य। तो 2 भागों में यहाँ से ये बात आप ध्यान रख लेंगे तो एक प्रश्न और आपका तैयार रहेगा। प्रमाण के रूप में अंश दिखाने से आपको चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी और याद रहेंगी कि अच्छा इस रूप में पुस्तक में लिखा गया है, ठीक है। एक प्रश्न है, पुरुष का सबसे बड़ा रोग है स्त्री और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। यह रोग तो मनुष्यता का है और शायद मनुष्यता के विकास के साथ ही इसका विकास भी हुआ हो। सिंदूर की होली नाटक में यह कथन किस पात्र का है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है मनोज शंकर। अब प्रमाण के रूप में जब आप इसका अंश देखेंगे तो इसका जो सही उत्तर था वो है मनोरमा। ध्यान रखेंगे मनोरमा है और उसका कथन देख लीजिए। पुस्तक का अंश है ये कि पुरुष का सबसे बड़ा रोग है स्त्री, ये मनोरमा ने कहा हुआ है, ठीक है।
मनोशंकर नहीं, मनोरमा है, इसे ध्यान रखेंगे। एक और प्रश्न आया हुआ था, इसका प्रश्न अभी तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रकांता और इस तरह के जो उपन्यास उस दौर में लिखे जा रहे थे, उन पर बहुत ही शोधपूर्ण ढंग से प्रोफेसर प्रदीप सक्सेना जी ने काम किया हुआ है, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। इसके पहले वो अलग अलग विश्वविद्यालयों में भी अध्यापन कार्य कर चुके हैं। तो रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक में ये अंश रामचंद्र तिवारी जी ने लिखा हुआ है कि वस्तुतः चंद्रकांता दो युगों के संधिकाल पर खड़ी है, जहाँ से एक युग ढह रहा है और दूसरा युग उभर रहा है। तब करके यह कृति दयनीय महानाट्य की नहीं, उस नई सुबह की पहली दास्तान है जिसमें उस समय के भारत की अंगड़ाइयाँ सुरक्षित हैं। हिंदी उपन्यास साहित्य के विकास में चंद्रकांता के महत्व की ओर यह किस विद्वान का कथन है? तो प्रदीप सक्सेना जी ने जो शोध किया हुआ है इस दौर के उपन्यासों पर, ये उनके कथन हैं। तो देखिए रामचंद्र तिवारी जी ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है कि इधर खत्री जी के उपन्यासों का पुनर्मूल्यांकन करते हुए प्रदीप सक्सेना ने यह प्रमाणित किया है कि चंद्रकांता यथार्थवाद के प्रथम उत्थान का महाकाव्य है। वह तिलस्मी रचना नहीं है। वस्तुतः चंद्रकांता दो युगों के संधिस्थल पर खड़ी है, जहाँ से एक युग ढह रहा है और दूसरा उभर रहा है। एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है। ठीक है, तब फिर यह कृति दयनीय महानता की नहीं, उस नई सुबह की पहली दास्तान है जिसमें उस समय के भारत की अंगड़ाइयाँ सुरक्षित हैं। ये प्रदीप सक्सेना जी का कथन है, जो कि चंद्रकांता और उस दौर के उपन्यासों पर उन्होंने शोधपूर्ण ढंग से काम किया हुआ है, उसे उद्धृत किया हुआ है यहाँ पर रामचंद्र तिवारी जी ने। तो कुल मिलाकर के रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक से कई सारे प्रश्न बने हुए हैं। और जो लोग ये कह के खारिज कर रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस, तो आउट ऑफ सिलेबस जैसा कुछ नहीं है। रामचंद्र तिवारी जी की जो पुस्तक है वो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है, और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का जो शुरुआती यूनिट है हिंदी साहित्य के इतिहास का, गद्य के विकास का, उसके अंतर्गत आपको ये चीज़ें पढ़नी है। रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक से पढ़नी ही है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, जिसमें आप गद्य के विकास की संपूर्ण स्थितियों को समझ सकते हैं। तो वहाँ पर जब ये बात हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत लिखी गई है, निबंधों और उपन्यासों के विकास जो कि शुरुआती यूनिट में ही है, तो कैसे ये आउट ऑफ सिलेबस है? इसलिए पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। कमियां हैं कि हमने अध्ययन नहीं किया, हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, हम नहीं बताना चाहते, तो इसलिए छूट रहा है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। इसलिए इस पुस्तक को कोशिश करें आप लोग कि पढ़ें। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण है, विवेकी राय ने सन 1958 से 1971 तक किस पत्र के साप्ताहिक संस्करण में मनबोध मास्टर नाम से नियमित डायरियाँ लिखी हैं? ऑप्शन में है कल्पना, आज, धर्मयुग, हंस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आज पत्रिका। तो यहाँ से कई बातें आप ध्यान रख लीजिए कि इस बार अगर ऐसा प्रश्न आया है तो हो सकता है कुछ और बन जाए, तो उस दृष्टि से भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात, विवेकी राय ने कब से कब तक पत्र लिखे हैं डायरी के रूप में, वे भेजते रहे इस पत्र में? 1958 से 1971 तक आज पत्रिका के साप्ताहिक संस्करण में। ध्यान रखेंगे कि आज पत्रिका का साप्ताहिक संस्करण था, उसमें वे मनबोध मास्टर नाम से नियमित डायरी लिख रहे थे। और कब तक? 1958 से 1971 तक आज पत्रिका में। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है। तो ध्यान देंगे रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक में विवेकी राय के जो डायरी वाला सेक्शन है, अन्य गद्य विधाएँ, वहाँ पर मनबोध मास्टर की डायरी का जिक्र, जो कि अब यहाँ से आपको याद भी रखना है, केवल उस प्रश्न का उत्तर नहीं देखना है कि मनबोध मास्टर की डायरी पुस्तकाकार रूप में 2006 में प्रकाशित हुई है। इसमें 1958 से 1971 तक प्रति सप्ताह यानी साप्ताहिक आज के संस्करण में मनबोध मास्टर के नाम से ये डायरियाँ लिखी गई थी। ठीक है, इन डायरियों में रिपोर्टाज, कहानी, ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, हास्य व्यंग, यात्रा वृत्तांत आदि गद्य साहित्य की अनेक विधाएं समाहित हैं। ठीक है, पर डायरी के सांचे में लिखे जाने के कारण आदि इसको सजीवता के साथ चित्रित किया गया है। विवेकी राय अपनी इस कृति के माध्यम से सदैव स्मरणीय रहेंगे। तो ये बात रामचंद्र तिवारी, तो आप देख रहे हैं कई सारे प्रश्न रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक से हैं। तो
बाकी वीडियोस में जो कुछ आपको सॉल्यूशन बताए जा रहे हैं आप उनके उत्तर देख लीजिए, वो सही हैं या नहीं हैं। हमने प्रमाण के साथ इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताए हैं ताकि आपको कोई भ्रम और कन्फ्यूज़न न रहे कि ये कहाँ से है, सही है या नहीं, बाकी लोग जो बता रहे हैं या हम ही जो बता रहे हैं वो सही है या नहीं। तो हमने प्रमाण के रूप में ये सारे पृष्ठ आपके सामने रखे हुए हैं। फिर मिलेंगे अन्य प्रश्नों के साथ। यदि आप चाहते हैं कि हम और प्रश्नों के जो उत्तर हैं प्रामाणिक ढंग से आपको बता सकें तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम जितने प्रश्न हैं सब पर भी आपके लिए सॉल्यूशन लेकर के आ सकते हैं। नमस्कार, शुभकामनाएं।